तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनेमिक्स ऑफ मशीन। तो बेसिकली डायनेमिक्स ऑफ मशीन का मतलब क्या है, जो अभी हमने पिछले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, लिंक क्या है, काइनेमेटिक पेयर क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म का पर्पस क्या था, मैकेनिज्म इज टू ट्रांसमिट एंड मॉडिफाइज द मोशन, ठीक है। तो बेसिकली वो डिफरेंट मैकेनिज्म के बेस पे आपकी मशीन मोशन कर रही है। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी द डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मीन्स कि हाउ द मशीन डू द मोशंस डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेज जो आपकी मशीन पे आपके लग रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है कि डायनेमिक्स ऑफ मशीन का मतलब है कि वो मशीन किस तरह से आपके मोशन को इम्पार्ट कर रही है, किस तरह से उस पर मूवमेंट लग रहा है, क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व है। क्लियर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसमें बेसिकली पहला जो टॉपिक है वो है स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, स्टैटिक फोर्स एंड डायनेमिक। तो बेसिकली स्टैटिक का मतलब क्या है भाई, स्टैटिक का मतलब है स्थिर। अगर हम इसकी बात करें तो स्टैटिक का मतलब हो जाएगा स्थिर। क्लियर। तो स्टैटिक फोर्स एनालिसिस मीनिंग कि अगर हम कोई भी मशीन की बात कर रहे हैं, जो डायनेमिक फोर्स एनालिसिस की बात हो रही है डायनेमिक मशीन से, क्लियर। तो स्टैटिक फोर्स का मतलब है कि अब जैसे कोई भी मशीन है जिसमें बहुत सारी मैकेनिज्म आपकी इन्वॉल्व है। मैकेनिज्म क्या करती है, मोशन को ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिट मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे मान लो कोई ये आपकी मैकेनिज्म है, यहाँ पे कोई ये इस तरह से इंस्टॉल्ड है, कोई मैकेनिज्म हो सकती है भाई, गियर अरेंजमेंट हो सकता है, बेल्ट पुली सिस्टम हो सकता है। तो हमने यहाँ पे मोशन दिया इस वाली पुली पे, तो अब ये पुली क्या करेगी, जब मोशन करेगी देन दिस पुली विल ट्रांसमिट दिस मोशन टू दैट पुली। अब वो किसके पर्पज से हो रहा है, दिस मोशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर विद द हेल्प ऑफ दिस बेल्ट। बेल्ट की हेल्प से एक पुली से दूसरी पुली पे मोशन ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट मतलब चला गया। क्लियर। तो बेसिकली ये पुली एंड बेल्ट सिस्टम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। क्लियर। अभी मैकेनिज्म हो गई। ऐसे ही गियर अरेंजमेंट है भाई, एक गियर से दूसरा गियर ऐसे पूरा चलते रहते हैं। अब बेसिकली मैकेनिज्म का पर्पस ये हो गया, मोशन को ट्रांसमिट कर दिया, और क्या करता है, मोशन को मॉडिफाई भी करता है। मॉडिफाई मींस, मॉडिफाई का मतलब है कि वन फॉर्म ऑफ मोशन कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। अगर मान लो यहां पर रोटेशनल आप मोशन दे रहे हो तो वो कन्वर्ट होकर हो सकता है सम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। तो वो मॉडिफिकेशन हो गया मोशन का। तो बेसिकली कोई भी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या करती है, ट्रांसमिट द मोशन एज वेल एज मॉडिफाइज द मोशन। क्लियर। अब स्टैटिक फोर्स की बात हम बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक फोर्स का मतलब होगा कि अब जैसे कोई भी मशीन है जो आपकी मोशन कर रही है, क्लियर। तो जितने ज्यादा मशीन के अंदर रोटेटिंग पार्ट्स लगे होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे भाई, मोशन आपकी मशीन जो है मोशन करेगी, उतने ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। तो स्टैटिक फोर्स का मतलब है कि जब रोटेटिंग पार्ट्स की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं, अब एक फोर्स होता है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर मोशन आपका भाई से अगर आगे डायरेक्शन में है तो इनर्शिया फोर्स पीछे लगेगा। इनर्शिया फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि मोशन को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मींस रोकता है। क्लियर। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला इसमें पॉइंट है, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मशीन एक्सेलरेट देन इनर्शिया फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड। कंपोनेंट्स ऑफ मशीन एक्सेलरेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलरेट? एक्सेलरेट मीनिंग एक्सेलरेशन। भाई जब कोई मशीन आपकी ऑपरेट हो रही है, चल रही, मोशन हो रहा है, मोशन मतलब एक्सेलरेशन आपकी मशीन दे रही। तो जब एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, मशीन आपकी ऑपरेट हो रही है, देन सम इनर्शिया फोर्सेस विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मशीन। जो आपके किसके कारण, जो मशीन के मास है, जो मशीन के अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं उसका कुछ मास है, एम मास सपोज, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मास की वजह से, द्रव्यमान की वजह से इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस होंगे मशीन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज फोर्सेस मींस इनर्शिया फोर्सेस, जो इनर्शिया फोर्सेस प्रोड्यूस हो गए। भाई इनर्शिया फोर्स का मतलब है कि जो कोई भी मशीन थी जिसके अंदर जितने ज्यादा पार्ट्स लगे हैं, रोटेटिंग पार्ट्स लगे हैं, मशीन मोशन कर रही है, उस मोशन की वजह से वो पार्ट जो है जिसके पास मास है, उस मास की वजह से इनर्शिया फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। तो इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज फोर्सेस मींस inertia forces are small compared to the
एक्सटर्नली अप्लाइड लोड्स। एक्सटर्नली अप्लाइड लोड का मतलब क्या है? अब कोई भी मशीन ऑपरेट होने के लिए हमने बाहर से जितना फोर्स लगाया है, जैसे हमने बाहर से कोई एनर्जी दी, जितना फोर्स हमने लगाया उसको ऑपरेट करने के लिए, वो आपका है एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। क्लियर? तो अगर मान लो बाहर से एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू होगी, सपोज डेट भाई 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 10,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है, और उस अब मशीन आपकी ऑपरेट हो रही है, देन जो इनर्शिया फोर्सेस प्रोड्यूस हुए, ये इस इनर्शिया फोर्स की वजह से, तो इसकी जो वैल्यू है इनर्शिया फोर्स की, कुछ भी वैल्यू होगी, ये भी न्यूटन में होगी। अब मान लो कोई भी वैल्यू है, तो उसमें कहा जा रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस मीन्स इनर्शिया फोर्सेस आर स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड्स, देन दे कैन बी निग्लेक्टेड व्हाइल एनालाइजिंग द मैकेनिज्म। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज डेट कोई भी सपोज करो ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है, बेल्ट पुली सिस्टम, हमने यहां पे मोशन दिया, हमने कोई फोर्स इनिशियली एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिससे ये अब मोशन आपकी करने लगी। भाई जब ये मोशन करेगा, ये घूमेगी पुली, तो इसके घूमने से ये बेल्ट जो होगी इस मोशन को यहाँ ट्रांसमिट कर देगी, ये भी मोशन करने लगेगी। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म हो गया कि भाई मोशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मैकेनिज्म बेल्ट पुली सिस्टम। अब मान लो हमने इसको ऑपरेट करने के लिए बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स सपोज 15 न्यूटन हमने लगाया। क्लियर? अब ये पूरी मशीन ऑपरेट हो रही है, मैकेनिज्म ऑपरेट हो रही है, तो इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं, इस पुली का कोई वेट होगा, मास होगा, M1 मान लो, इसका कुछ वेट होगा, मास होगा M2। अब क्या होगा कि ड्यू टू दीज मासेस ऑफ द पुली, इन पुली के मासेस की वजह से, द्रव्यमान की वजह से इनर्शिया फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। इनर्शिया इस मैकेनिज्म के अंदर वो इनर्शिया फोर्स क्या करेंगे? इस मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे। इनर्शिया फोर्स की प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया फोर्स ऑलवेज रेजिस्ट एनी चेंज इन द वेलोसिटी। मतलब कि अगर कोई भी मशीन है, कोई मैकेनिज्म है जो मोशन कर रही है, तो इनर्शिया फोर्स क्या करता है? उस मशीन को रोकने की कोशिश करता है। क्लियर? तो अब मान लो इसकी वजह से इनर्शिया फोर्स इसमें प्रोड्यूस हो गया, Fi, आई फॉर इनर्शिया। ठीक है, हम पूरा लिख देते हैं ये। क्लियर? अब मान लो इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस हुआ, इसकी कोई वैल्यू मान ली, सपोज करो कि इसमें 5 न्यूटन वैल्यू आई है, ये जो प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर, इसके मास की वजह से ग्रेविटी जो लगेगी M×G, वो आपका ये लग गया 5 न्यूटन। तो अब इसमें मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसका मैग्नीट्यूड इस तरह ले लेते हैं, नेगेटिव ये बराबर कितना आ जाता है, मॉड मैग्नीट्यूड 5 हो जाता है प्लस। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इनर्शिया फोर्सेस आर स्मॉल, स्मॉल मीन्स कम है, एज कंपेयर टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। एक्सटर्नली मीन जो हमने बाहर से कोई लोड अप्लाई किया है मशीन को चलाने के लिए, इनिशियली जो हमको बाहर से एक लोड लगाना पड़ा, जो फोर्स देना पड़ा, उसके मैग्नीट्यूड से, उसकी वैल्यू से अगर इनर्शिया फोर्स की वैल्यू कम है, तो जब हम इस मैकेनिज्म को एनालाइज करेंगे, एनालाइज मीन्स फोर्स एनालिसिस देखेंगे, कितनी वेलोसिटी से ये पुली घूम रही है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये कितनी तेजी से घूम रही है। क्लियर? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एक तो होता है ग्राफिकल, एक होता है एनालिटिकल, वो भी हम बात करेंगे। तो एनालिसिस का मतलब है कि जब हम इस मैकेनिज्म को एनालाइज करेंगे कि भाई इसमें कितनी वेलोसिटी इसमें प्रोड्यूस हो रही है, कितनी वेलोसिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो इस एनालिसिस में हम इस इनर्शिया फोर्स को निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट मीन्स हम इसको 0 के बराबर मान लेंगे कि भाई क्यों माना? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के कंपैरिजन में कम है। तो बेसिक मतलब क्या हुआ कि हमने इतना न्यूटन फोर्स दिया इस मोशन को स्टार्ट करने के लिए, देन इस मोशन से इतना इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस हुआ 5 न्यूटन का, तो ये 5 न्यूटन फोर्स इस मोशन को नहीं रोक पाएगा, इसीलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि मोशन को स्टार्ट करने वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है रोकने वाले से। इनर्शिया फोर्स की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा ध्यान रखना है, इनर्शिया फोर्स ऑलवेज टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द वेलोसिटी मींस मोशन।
कि इनर्शिया फोर्स क्या करेगा, हमेशा मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो मान लो इतना लोड लग रहा है मोशन को रोकने के लिए, तो ये 5 न्यूटन है। इतना लोड जो है मोशन को स्टार्ट करने के लिए लगा है, तो ये इतना कम है, तो इसलिए क्या करेगा, इस मोशन को नहीं रोक पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इस मैकेनिज्म को एनालाइज करेंगे, देन दिस इनर्शिया फोर्स विल बी निग्लेक्टेड। क्लियर? तो अब हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया, मतलब 0। तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई किसी भी तरह का कोई भी इनर्शिया फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल लोड। क्लियर? इस पॉइंट का ही मतलब है। ओके, नेक्स्ट, अब हमने क्या किया कि भाई स्टैटिक जो आपका इनर्शिया फोर्स है उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। देन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। कब? व्हेन inertia force is not considered in एनालिसिस। मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी मैकेनिज्म है, अब जितने ज़्यादा मासेस होंगे मशीन के अंदर, उतनी ज़्यादा उस मशीन के अंदर इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस होंगे मासेस की वजह से। भाई इनर्शिया फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपली m इंटू जी। क्लियर? ये अब क्योंकि इनर्शिया फोर्स क्या करता है, हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि दिस फोर्स ऑलवेज टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन दी वेलोसिटी, एनी चेंज इन दी मोशन। रेजिस्ट का मतलब है कि उसको रोकता है मोशन को। क्लियर? तो अगर हम मशीन के अंदर इनर्शिया फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये हमारा एनालिसिस स्टैटिक फोर्स एनालिसिस कहलाएगा। इफ द inertia forces are not considered while analyzing any type of mechanism, then this type of analysis is called static force analysis। तो static हमने क्यों बोला? अब static हमने इसलिए बोल दिया कि भाई inertia force है नहीं, तो कोई भी मोशन जो होगा वो रुकेगा नहीं। ठीक है? तो आपकी मैकेनिज्म जो होगी वो यूनिफॉर्मली स्टैटिकली ऑपरेट होती रहेगी। क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। कब? व्हेन द इनर्शिया फोर्सेस आर नॉट कंसीडर्ड, जब हम इनर्शिया फोर्सेस को नहीं कंसीडर करेंगे एनालिसिस में। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, तो एग्जांपल जैसे लिफ्टिंग क्रेन्स। क्रेन्स मतलब अब जैसे कोई भी हम क्रेन से, जैसे लिफ्टिंग क्रेन जो भी आपकी वेट्स को लिफ्ट करने के काम में आती है, तो वहाँ पे क्या है कि भाई जितने ज़्यादा मासेस हैं, तो उसमें अब वेट जो क्रेन से लगता है लिफ्ट करने में, वो लोड बहुत ज़्यादा लगता है एज कंपेयर टू इनर्शिया फोर्सेस के। जो क्रेन का मास है या रोटेटिंग पार्ट्स के कंपेरिजन अंदर जो इनर्शिया फोर्स डेवलप होगा, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के। भाई भारी से भारी वेट को उठा लेती है, तो वो लोड बहुत ज़्यादा है, फोर्स लग रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो एनालिसिस होगा स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। बकेट लोड, बकेट मतलब भाई आपने बाल्टी में पानी भरा, तो अब जब उठाएंगे तो हमारा फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे उसको उठाने में एज कंपेयर टू कि इनर्शिया लोड जो लगेगा वो कम लगेगा, कि बाल्टी आपके हाथ से नीचे जा रही है, वो आपको कम महसूस होगा। स्टैटिक फोर्स एनालिसिस है। स्टैटिक वेट लोड, जो आपका कोई भी वेट नॉर्मली रखा हुआ है स्टैटिकली, वो सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। व्हेन इनर्शिया फोर्सेस आर नॉट कंसीडर्ड इन स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, ये कहलाएगा आपका स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। क्लियर?